Okay, welcome everyone. I hope almost all the participants has joined the session. Okay. So let's start our today's session. Today we are going to talk about handwriting comparison. Okay. हैंडराइटिंग कंपैरिजन में हम किन किन चीजों को कवर करते हैं, कैसे उनकी रिपोर्ट बनती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे. ठीक है. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. तो आज हम बात करेंगे हैंडराइटिंग कंपैरिजन के बारे में. सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो मैंने टास्क दिया था आपको राइटिंग सैंपल्स बनवाने का, किस किस ने किया है और कितना कितना किया है. एनी वन ऑफ यू? किसी ने टास्क किया है या नहीं? अगर नहीं किया जस्ट सिंपली आप नो में रिप्लाई कर सकते हैं. आई विल कंटिन्यू इन दैट वे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आप उनमें से कितने लोगों को समझ आएंगी वो चीजें. सर मैंने नहीं किया है सर. आपने नहीं किया है? ओके. अमीशा जी ने किया है. एनीवन एल्स? आयुषी ने किया है. ओके. आप लोगों ने कितने कितने, मतलब मिनिमम दो दो सैंपल आपके पास एक पर्सन के अवेलेबल हैं या नहीं? जैसे अगर आपने मम्मी का लिया है तो उनके दो सैंपल्स अवेलेबल हैं या नहीं? एक करंट आपके सामने का और कोई एक पुराना. मैंने एक एग्जांपल टाइप करके भी सेंड कर दिया है. ओके. तो आपका काम है कि दोनों जो भी आपके पास दोनों जो नोट्स हैं, सबसे पहले एक आप अपनी व्हाइट शीट शुरू करेंगे. उसके ऊपर जो उनके कॉमन वर्ड्स हैं, दोनों मतलब दो पेज हैं आपके पास. लेट्स कंसीडर कि दो पैराग्राफ्स हैं. ठीक है. तो उसमें से सबसे पहले आप कॉमन वर्ड्स निकालेंगे. ठीक है. जैसे कि लेट्स सपोज कि सबसे पहले तो उनका नाम. ठीक है. उसके बाद उन्होंने जो जो वर्ड इज, एम, आर वगैरह जो भी वर्ड्स उन्होंने रिपीट में दोनों पेज दोनों उसके सैंपल्स के अंदर लिखे हैं, वो आप कॉमन निकालेंगे. एक मिनट. राइट कॉमन वर्ड्स on a blank sheet. Common words of both the samples. On a common sheet. Okay? दोनों सैंपल में से जो जो वर्ड कॉमन मिल रहे हैं. ठीक है. देखिए सारे पैसेजेस तो कॉमन होंगे नहीं, क्योंकि एक पहले का राइटिंग सैंपल है, एक अभी का है. तो जो जो वर्ड्स कॉमन है उन्हें आप अपनी ब्लैंक शीट पे लिखेंगे. उसके बाद मे आई नो की लेंथ किस किस पर्सन के पास अवेलेबल है घर पे? जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. हाँ सर है. अवेलेबल है. और कोई पर्सन जिसके पास अवेलेबल हो? सी अगर आप लोग वॉइस पे नहीं बताना चाहते, आप सिंपली कमेंट करके भी बता सकते हैं. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि गाइस हैंडराइटिंग कंपैरिजन, सिग्नेचर कंपैरिजन, ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जिनकी मैं आपको दिखा नहीं सकता कि ये होगा कैसे. ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ, वर्बली बता सकता हूँ, और उसके बाद मैं आपको अपनी रिपोर्ट जो है वो दिखा के आपकी रिपोर्ट राइटिंग सिखा सकता हूँ. ठीक है. इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि ये चीजें आपको ऐसी ही मिलेंगी.
क्योंकि अगर लेट्स कंसीडर कि ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, तो हर पर्सन का डॉक्यूमेंट लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसमें हर एक पर्सन की जो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अलग अलग तरीके से मिलेंगे। ठीक है, सो जितना आप इस चीज को इंटरेस्टिंगली और अट्रैक्टिवली पढ़ेंगे उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, अब आपका काम ये रहे, आज मैं जो भी सेशन में पढ़ाऊंगा उसके बाद सबसे पहले आज का टास्क, ठीक है, कि आपके पास जो भी सैंपल्स हैं, ठीक है, उसमें से आपको कम से कम 10 कॉमन वर्ड्स जो हैं फाइंड करने हैं फ्रॉम बोथ द सैंपल्स ऑफ अ पर्सन। अगर नहीं होंगे तो कोई जरूरी नहीं है, बट आपको ट्राई जरूर करना है कि 10 कॉमन वर्ड्स आपको मिल जाए ऑफ ए सिंगल पर्सन। किसी को आज के डाउट, टास्क में कोई डाउट हो तो बताए। ठीक है, नो सर। अब आपको क्या करना है, एक वाइट शीट लेके उसके ऊपर ऐसे नहीं कि कॉमा डाल के लिखने हैं, नंबर 1 दिस वर्ड इज कॉमन, नंबर 2 दिस वर्ड इज कॉमन, नंबर 3 दिस वर्ड इज कॉमन। ठीक है, ऐसे लिखना है। लाइक पहले पे आएगा आपका हेलो, जो नॉर्मली एक हैंड राइटिंग में आपको हमें मिल जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिंग डाल रहा हूँ, बट आपको पेज के अंदर जो है नेक्स्ट लाइन में लिखना रहेगा। ठीक है, हेलो के बाद एक आपका वेट वर्ड आ जाता है, उसके बाद आपका मैनी वर्ड बहुत बार मिलता है, बहुत कॉमनली मिल जाता है, उसके बाद आपको मिल जाता है दीज, दे। ये एक डेमो है, ये मेरी आप जो स्पेसिंग है इसे आप नेक्स्ट लाइनिंग समझिए कि आपको ऐसे जो है शीट पे लिखने हैं कि ये कॉमन वर्ड्स हैं दोनों पैसेजेस में। ठीक है, उसके बाद मेरे कल के दिए हुए नोट्स किस किसने पढ़े हैं? टेल मी किस किसने नोट्स पढ़े हैं? चलिए कोई नहीं, मैं शुरू करता हूं। क्योंकि आज का हमारा जो है बेसिक वो इन्हीं के ऊपर है। Some comment is here. Right. yesterday मीन्स कि जो मैंने लास्ट क्लास में नोट्स दिए थे, जो आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ फॉरवर्ड की गई थी, वो इसमें क्लास और इंडिविजुअल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेट, आई एम गोइंग टू ओपन द डॉक्यूमेंट्स हियर। या दिस वन। चलिए कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सी हैंड राइटिंग की गाइस आपको एग्जांपल क्लियर है। ठीक है, मैं आपको इसी पीडीएफ में ही मैं आपको जो है चीजें बताऊंगा। ये आपके हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हैंड राइटिंग ये आपके बेसिक होते हैं कंपैरिजन के लिए। लॉ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लॉ ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो आपका गोल्ड, ये जो आपका फर्स्ट एडमिन लॉकहार्ट प्रिंसिपल में से कॉमन है। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ठीक है, ये लीजिए, ये आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हैंड राइटिंग के लिए। जब भी आप हैंड राइटिंग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि अननोन पर्सन के आपको सैंपल कंपेयर करना है, जैसे आपके पास 2 सैंपल्स हैं, उसमें से एक सैंपल तो आपने बनवाया है, एक आपके पास पुराना अनोनिमस सैंपल, उसे हम कंसीडर करेंगे। तो अनोनिमस सैंपल को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना है कॉमन वर्ड्स के जरिए। ठीक है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है कि एक पर्सन जो है अपने ही उसमें कितने बार रिपीटली कॉमनली सेम चीजें लिखता है। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी यही डिक्टेट करता है कि नो टू पर्सन राइट अलाइक, नो वन पर्सन राइट अलाइक ट्वाइस। एज मैंने बहुत पहले बता रहा हूँ कि एक पर्सन दो बार भी अपनी हैंडराइटिंग सेम नहीं कर सकता। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्या है? एवरीथिंग ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग हैंडराइटिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपकी हैंडराइटिंग कब कब चेंज होती है? सी आप सब लोग रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी भी स्टूडेंट्स हैं, इससे पहले स्मॉल में थे, तो जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे मैं कंसिडर करूंगा कि आपकी हैंडराइटिंग वैसे वैसे ही चेंज होगी। ठीक है, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनकी आप राइटिंग देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग देखिए, और फिर जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी राइटिंग, उसके बाद अपनी राइटिंग, आप तीन चार जब ऐसे ऐसे डिफरेंट एज ग्रुप्स की राइटिंग लेंगे। लेट्स मैं आपको एक एज ग्रुप के जरिए एग्जांपल दूं। पहले आपका आता है 0 to 15 साल ले लो, उसके बाद आपका आ जाएगा 16 टू, ये होता है आपका 28 तक, क्योंकि 28 तक इंसान पढ़ता है। उसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं 29 से 55 तक। ठीक है, ये तीन एज ग्रुप्स हैं, आप तीनों एज ग्रुप में, उसके बाद अगर आप एक एज ग्रुप में उठाएंगे तो एजुकेशन बेस, ठीक है, स्किल, और पर्सन एक्चुअली एजुकेशन बेस भी नहीं है, पर्सन राइटिंग स्किल जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी स्किल है, जो कितना अच्छा वो लिखता है। अब जैसे हम डॉक्टर्स की राइटिंग को बोलते हैं, डॉक्टर्स की राइटिंग एकदम से आप नॉर्मल पर्सन कोई समझ नहीं सकता डॉक्टर की राइटिंग को। क्यों? वो लोग इतने हैबिचुअल हो जाते हैं लिखने के कि वो वर्ड को इतना उनकी राइटिंग स्ट्रेट हो जाती है। क्या, और जो आपके देखिए मैं एग्जांपल दूं, अगर आपका इस 10th क्लास के बच्चों की, तो 10th क्लास के बच्चों की अभी हैंडराइटिंग जो होती है अंडर डेवलपमेंट हम उसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो इन फ्यूचर जैसे जैसे उनकी स्किल जो है चेंज हो रही है। तो अगर हम 10th क्लास के बच्चे की हैंडराइटिंग को बेस लेके चलते हैं, तो आपकी खुद की आप 10th की हैंडराइटिंग और आपकी अभी अगर आप बैचलर्स 3rd ईयर में है तो 3 साल का गैप, 5 साल का गैप कम से कम आ गया, 2 साल +1 +2, उसके बाद 3rd ईयर तक बैचलर्स के 5 साल का गैप आ गया, तो आप 5 साल में ही अपनी राइटिंग में चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं आएगा बट आएगा जरूर, एक वर्ड फॉर्मेशन होती है। चलिए आज आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ इस चीज को, वर्ड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। Where is the pen? Got it. ओके, मेरा नोटपैड किस किस को दिखाई दे रहा है? किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसे नोटपैड नहीं दिखाई दे रहा हो? ओके, सर देखा तो दे रहा है पर कोई लिखा नहीं है शायद। हाँ अभी ब्लैंक है, हाँ ब्लैंक पेपर। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसके ऊपर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन पे कर रहा हूँ। ओके, सो ये नोटपैड है। अगर जैसे मैं अपना नाम ही है, ठीक है, मैं लिखना शुरू करूंगा तो मोस्टली जो मेरा लिखने का स्टाइल है वो इस तरीके का है, आपको शायद दिखाई नहीं दिया, राइट? उसमें क्या होता है, ऐसे मेरा जो है सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, ठीक है, फिर नीचे, फिर उसी लाइन के ऊपर शुरू करते हुए फिर मैं आगे को कंटिन्यू करता हूँ। इस तरीके से मैं लिखता हूँ, ये मेरा राइटिंग पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद जो चीजें आती हैं कि हर एक पर्सन का जो राइटिंग पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जैसे मैं 4 बार एम लिखूंगा,
एक तो यार एक मैंने जवाब दे दिया। अब देखिए मैंने चारों बार एम लिखा है, ठीक है, 4 बार एम है, साथ में ही है, बट चारों में डिफरेंस आया है या नहीं? यस आप सर, बताइए। लिटिल बिट। लिटिल बिट आया ना? यस सर। दिस इज द बेसिक पैटर्न। इवन मेरा नाम एम से शुरू होता है, एम लिखने की प्रैक्टिस मेरी सबसे ज्यादा है। अगर मुझे सिंपल जो कोई भी आपके सिंपल जो सिग्नेचर होते हैं शॉर्टेस्ट जगह पे मारने हो, ठीक है, तो उसमें मैं सिंपली ऐसे सिग्नेचर करता हूं जिसमें भी मेरा एम वर्ड जरूर आता है। तो एम लिखने की जितनी मेरी स्किल होनी चाहिए उतनी है, फिर भी मेरी जो स्किल है वो वेरिएशन डाल रही है। जस्ट होल्ड अ मोमेंट गाइस, आई एम रिसीविंग अ कॉल। सर शायद आप म्यूट है। Actually, I'm on a call. Just wait a minute. Sorry, guys. Actually, one of my volunteer has not reached the home yet. एक्चुअली हम लोग सब जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं सबके लिए हमने गिफ्ट्स प्लान किए थे, तो हम उसी की शॉपिंग में आज थोड़ा लेट हो गए। सो ये देखिए सबसे ज्यादा मेरी राइटिंग स्किल एम की है, बट फिर भी मेरे एम में हर बार वेरिएशन आई है। किस किस को वेरिएशन नहीं दिख रही है क्लियरली पूछिए, तभी आपके डाउट्स एंड स्किल इंप्रूव हो पाएगी। चारों एम में वेरिएशन आई है या नहीं? हाँ जी पार्टिसिपेंट्स, किसी को कोई दिख रही है वेरिएशन सबको? सर आपका मेन स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लाइक आप जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो वो नहीं दिख रहा है, लाइक ये आई जूम एम जस्ट शोइंग दिस नोटपैड टू ऑल ऑफ यू। हाँ, पर वो एक कोने में छोटा सा बस हो गया है, मिनिमाइज हो गया है शायद आपसे, ये इस पे नहीं दिख रहा है क्लियरली। Divyan, pin the screen. Madhav sir's in screen. हाँ, आई हैव पिन्ड इट, इट्स ऑलरेडी पिन्ड फॉर मी। अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है। तो आप देखिए चारों एम फॉर्मेशन में मेरी में डिफरेंस है कि नहीं? हाँ सर। तो ये होता है आपका हैंडराइटिंग का जो यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी इंसान 2 बार भी लिखेगा अगर सेम वर्ड को, तो उसमें भी वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ हैंडराइटिंग। ठीक है, अब मैं आपको ये एक सिग्नेचर मेरे यहाँ पड़े हैं, ठीक है, ये सिग्नेचर मैंने 5 मिनट पहले आपके सामने पेपर के ऊपर किए हैं। अब सेम सिग्नेचर मैं दोबारा करने जा रहा हूं। ठीक है, थोड़े से बड़े, पहले तो साइज चेंज हुआ सिग्नेचर का, क्योंकि यहाँ स्पेस कम थी लिखने के लिए, यहाँ स्पेस ज्यादा थी। ठीक है, दूसरी बात फ्लो देखिए, वहां पे हॉच पॉच है, यहाँ पे खुला खुला आया। ठीक है, तीसरी बात अगर हम डिटेल एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे वर्ड की फॉर्मेशन को। सबसे पहले जिसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होगा वो ऐसे ही अपने सिग्नेचर करके उसके अंदर सी गाइस, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रोक की डेफिनेशन बता दूं। दिस इज टू बी कॉल्ड योर स्ट्रोक, जो सिंपल सिंगल लाइन है, ठीक है, इसे आप स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे मैंने एक बार यहाँ पे लिखना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ रुका मैं, उसके बाद मैंने ऐसे किया, तो दीज आर 2 स्ट्रोक्स इन माई सिंगल वर्ड। ठीक है, अब अगर मुझे ए लिखना है, ऐसे ऐसे लिख रहा हूं मैं, तो ए तो आ गया मेरा, बट आई हैव गॉट 3 स्ट्रोक्स इन माई ए। ठीक है, अब अगर वही ए को मैं सिंपली यहां से शुरू करके ऐसे और उसके बाद ऐसे करूं, तो इस ए में 2 स्ट्रोक्स हैं, इस ए में 3 स्ट्रोक आए। ठीक है,
अब वहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं, जब ए लिखते हैं वो लोग, तो सिंपली वो लोग ऐसे करके, जो कर्सिव वाले होते हैं वो ऐसे करते हैं, ऐसा वाला डिजाइन बनाते हैं जैसा कि एवेंजर्स में बना हुआ होता है, एवेंजर्स का। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो सिंगल स्ट्रोक में ही ऐसे करके यहां से ले जाते हो इसको हाफ। ठीक है, वो सिंगल स्ट्रोक में उन्होंने सारा कवर कर दिया अपना, तो वो हो गया एक अलग पैटर्न। जिस तरीके से आप लोग क्या है, एक वर्ड को किस तरीके से लिखते हैं। अब कुछ लोग हैं एम को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले कुछ लोग क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये एम को अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स लिखे जाते हैं। ठीक है, सो वो आपका डिपेंड करता है कि आपके हैंडराइटिंग में स्ट्रोक्स कितने हैं। और जब भी आप दो चीजों को कॉपी करेंगे, ठीक है, लाइक मैं बोलूंगी हाँ आपको ये नोट्स जो मैंने लिखे हैं आपको इसे कॉपी करना है। ठीक है, चलिए आप सबके लिए अभी टास्क है छोटा सा ये। ठीक है, ये स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। वर्ड्स क्लियरली विजिबल, वर्ड्स क्लियरली विजिबल है? यस सर। आप इन्हें देख के अपने पास सर लिखिए और कॉपी देखिए। करते हाँ, कॉपी कीजिए इन्हें सर अपने कॉपी नोट करते शीट। टाइम ज्यादा स्टॉक्स आएंगे। आएंगे ना? यस सर। ये चीज है, इसी तरीके से हमें स्ट्रोक्स, पहली जो हम रिपोर्ट जब भी बनाते हैं, ठीक है, जब जैसे मैंने आपको बोला है कि 10 कॉमन वर्ड निकालेंगे, तो उन 10 कॉमन वर्ड में सबसे पहला जो आपको रिपोर्ट बनानी होती है वो स्ट्रोक्स के ऊपर बनानी होती है, कि जो दोनों कॉमन वर्ड्स आए हैं उनमें नंबर ऑफ स्ट्रोक्स सेम है या नहीं। उसके बाद आपका आता है पेन प्रेशर एंड पेन लिफ्ट का। ठीक है, पेन प्रेशर क्या होता है कि शुरुआत में जब मैंने लिखना शुरू किया मैंने पूरा जोर लगाया, बट जैसे जैसे मैं फ्लुएंट होता गया, ये डिफरेंस आपको बॉल पेन में नहीं मिलेगा, आपको जेल पेन जहां पे हैंड राइटिंग यूज होगी, जेल पेन, पायलट पेन एंड इंक पेन, जहां पे इन तीनों से लिखा जाएगा, वहां पे आप पेन प्रेशर को भी डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, आप अपनी हैंड राइटिंग में ये भी अगर घर पे जेल पेन और पायलट पेन या इंक पेन अवेलेबल हो, तो आप ये एग्जामिनेशन भी अपना करके देख सकते हैं कि किस तरीके से जब आप पेन शुरुआती लिखना शुरू करते हैं तो वहां पे जो लाइन की थिकनेस होती है वो ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप कंटिन्यूअसली लिखते जाएंगे तो जो थिकनेस ऑफ द लाइन है एट द एंड ऑफ द वर्ड वो कम होती जाएगी, नैरो डाउन होती जाएगी लाइन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेन लिफ्ट। सेम विद द पेन स्ट्रोक, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेन स्ट्रोक्स होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पेन लिफ्ट एंड पेन वो होंगे, पेन पॉइंट्स, पेन लिफ्ट्स, ये सिनोनियम टर्म्स हैं जितनी भी हैं। पेन पॉइंट हो गया आपका, पेन लिफ्ट हो गया आपका, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स हो गया, ये आपकी तीनों ही एक ही चीज पे आधारित है कि इंसान ने कितने बार पेन को रोका और कितने बार चलाया। ठीक है, ये आपकी इन चीजों पे आधारित है, तीनों की तीनों चीजें। उसके बाद जब हम बात करते हैं लाइन क्वालिटी की, ठीक है, तो सी गाइस दिस इज अ ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर है, इस पे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इस पे मैं चाहे ऐसे ऐसे लिखूं, ठीक है, चाहे मैं सिंपल सीधी सीधी लाइनों में लिखूं, ठीक है, चाहे मैं लाइन को नीचे की तरफ टेढ़ा ले जाऊं, चाहे मैं लाइन को ऊपर की तरफ ले जाऊं, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग की स्किल है। बट जब आपकी बात आती है रूल्ड पेज की, जब बात आती है आपके रूल्ड पेज पे, जस्ट अ मोमेंट, सारे ब्लैंक पे, रूल्ड पेज, रूल्ड पेज, रूल्ड पेज, ठीक है, डोंट गो विद द वर्ड्स। ठीक है, ये आपका रूल्ड पेज है। ठीक है, जब भी बात आती है आपके रूल्ड पेज की, तो आप क्या है, आप नॉर्मली लाइन के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना, एक मिनट में फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द वन, आप लाइन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब उस केस में क्या होता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस हैंड राइटर्स होते हैं जिनके की कंटेंट मेमोराइज होता है, ठीक है, कॉपी करके लिखेंगे ऑब्वियसली गाइस आप स्लो, एक तो आपकी स्पीड स्लो रहेगी, स्किल आपकी डाउन रहेगी, बिकॉज आपको कंटेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कॉपी करके लिख रहे हैं,
तो उसमें क्या होता है कि चीजें आपको देख देख के लिखनी है, रुक रुक के लिखनी है, स्किल आपकी डाउन रहेगी। स्किल क्या होती है, एक बार आपने शुरू किया तो आपकी स्किल बढ़ती दिखनी शुरू होती है एंड ऑफ द उसमें, बट जब आप रुक रुक के लिख रहे हैं दैट मीन्स आपकी स्किल शुरुआती जीरो ही चल रही है। जहां पे आपने पॉज लिया आपकी स्किल जीरो, जहां पे आपने पॉज लिया आपकी स्किल जीरो लिखने की, ठीक है, उस तरीके से होता है। तो जो आपका कंटेंट, कभी भी आप मेमोराइज्ड कंटेंट को टाइप करेंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, पर्सन की तीन चीजें होती हैं। अगर पर्सन बहुत ही लीनियंटली, बहुत ही आराम से लिखने वाला है तो वो ऑन द लाइन लिखेगा सारा कुछ, ठीक है। अगर जो जैसा कि मोस्टली हमारे साथ एग्जाम्स में होता है एट दी लास्ट 15 मिनट्स, ठीक है, आप सबने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी लास्ट 15 मिनट्स होते हैं तो हम लाइन अलाइनमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, फिर हमारा कंटेंट मोस्टली जो है डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स लाइन से भागना शुरू कर देता है। हमें होता है कि फटाफट फटाफट आंसर लिखो, लेंथ बढ़ाओ, आंसर लिखो, लेंथ बढ़ाओ। गलत बोल रहा हूं तो बता सकते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस द स्टेटमेंट इज करेक्ट, Yes, sir. राइट और रॉन्ग? Right, sir. तो यहीं से आपकी स्किल का पता चलता है कि हाँ आप स्किल्ड हैं, आपकी नॉलेज है और आपने कॉपी नहीं किया। बिकॉज आप जब भी कॉपी करेंगे आपका लाइन अलाइनमेंट कभी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि कॉपी करना है, देख देख के लिखना है, टाइम भी ज्यादा लगेगा और अलाइनमेंट भी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। सो आज का जो आप लोगों का टास्क है, मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, कल इसके मैंने अब तक के 2 टास्क दिए, मैंने दोनों के बारे में नहीं पूछा बिकॉज वो टास्क उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये टास्क रहेगा। आज मैंने आपको हैंडराइटिंग की बेसिक्स शुरू करवाई है, हैंडराइटिंग कंपैरिजन की नोट्स में आपको दे चुका हूं, सारे ही आपको बेसिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं हैंडराइटिंग के, ठीक है, स्किल के आगे ये जितने भी हैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, नेचुरल वेरिएशंस वगैरह आपको सब मैंने डिक्टेट की हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए राइटिंग मूवमेंट आपका, देखिए जो भी आपका रहेगा आपके पास ऑन पेपर है तो आपका फिंगर मूवमेंट रहता है, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो फिंगर एंड रिस्ट मूवमेंट होता है, ना तो आप अपनी फोर आर्म को हिलाते हैं, मेरी आर्म दिखाई दे रही है सबको, ये ना तो आप अपनी फोर आर्म हिला रहे हैं ना आप अपना पूरा शोल्डर हिला रहे हैं, बिकॉज आपको अपने पेन पेपर और पेन पे लिखना है फिंगर कॉम्बो, और अगर जब भी आप मूव कर रहे हैं तो रिस्ट कॉम्बो है, ठीक है। तो जब भी आप पेपर पे लिख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में आपका आ गया फिंगर एंड रिस्ट का सिंपल फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है। ये थर्ड नंबर सबसे पहले पे आता है वही आपका फिंगर मूवमेंट। फिंगर मूवमेंट होता है सेम लाइन में लिखने के लिए, ठीक है। जब आप लाइन चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, तो वहां पे आपका आता है रिस्ट मूवमेंट साथ में, ठीक है। उसके बाद पेन प्रेजेंटेशन। पेन प्रेजेंटेशन क्या होता है, अब उसके बारे में आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, खुल जाओ भाई। इसमें क्या होता है, अब जैसे ये बोर्ड है, कुछ लोग पेन को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, लिखते टाइम अगर ऐसे है तो ऐसे स्लाइटली टुवर्ड्स द बैक, ठीक है, ऐसे में है तो इस तरफ को। बट जब वो होते हैं ना, क्या हम नॉर्मल उसे लैंग्वेज में बोलते हैं इन कॉलेज लाइफ, शर्मीले टाइप के लोग, ठीक है, जो छिपा छिपा के काम करते हैं, अपना जब एग्जाम शीट भी लिखते हैं तो इस तरीके से जितनी लाइन लिखी उसके ऊपर हाथ रख लिया, ठीक है। उनका पेन प्रेजेंटेशन देखना आप कभी भी हमेशा 90 के एंगल पे या 90 के अराउंड ही मिलेगा आपको, क्योंकि वो बहुत सीधा लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पेन प्रेजेंटेशन भी आपकी हैंडराइटिंग को वेरी करती है। और आपके लिए ये एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी घर पे। एक आप नॉर्मली जिस तरीके से आप लिखते हैं पेन का जो भी प्रेशर आप अपने हैंड के साथ बना रहे हैं, जैसे मेरा है कि मैं पेन जब भी पकड़ रहा हूँ तो ये जो मेरी ग्रिप आ रही है, ठीक है, इसके साथ जो मेरा ये थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में जो है इसके ऊपर मेरा पेन रिलाई करता है, ठीक है, इसका सपोर्ट लेता है वो फ्लो के लिए, ठीक है। तो इसमें मेरी हैंडराइटिंग अलग आ रही है, बट जब मैं 90 डिग्री या 90 के अराउंड, क्योंकि एग्जैक्ट 90 पे लिखना इज इम्पॉसिबल, बट 90 के अराउंड 85 टू 95 के बीच में जब मैं अपना पेन रखता हूँ पेपर के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसमें जो चेंज राइटिंग आती है दैट इज टू डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल हैंड राइटिंग, ठीक है। और आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट कि कॉलेज लाइफ में आपको ऐसे लोग जरूर मिले होंगे जो अपनी चीजें छिपा के रखते हैं, अपनी राइटिंग को छिपा के रखते हैं, ठीक है। अगर सर किसी को नहीं, सर हाँ
हाँ जी, पूछिए। सर मैंने जब सैंपल कलेक्शन किया ना तो एक आदमी था उगांडा का, युगांडा का, ओके। सो उसका पेन पकड़ना तरीका कुछ अलग ही था। अलग था ना? पेन मतलब पोजीशन वो नीड टू मुट्ठी बी। में रख कर फिर लिख रहा था, पेन को मुट्ठी में रख कर फिर लिख रहा था। उसने फर्स्ट फिंगर और थंब की जगह मुट्ठी में पेन को पकड़ा हुआ था। ना, हाँ लाइक मिडिल जो फिंगर है ना उसके बीच रखा था। मिडल फिंगर लाइक दिस, हाँ, लाइक फिर दिस लिख ना? रहा था। हम्म। हाँ, तो ही दैट इज द पर्सनस डिफरेंट स्टाइल। और उसकी आप हैंडराइटिंग जब भी एग्जामिन करेंगे, ठीक है, वो आपको बहुत अलग मिलेगी बाकी हैंडराइटिंग सैंपल से। आप उसमें देखिएगा नंबर ऑफ पेन लिफ्ट भी ज्यादा होंगे। एक मिनट सर, आई ये आप चीज जब आज शाम एग्जामिन करेंगे ना, तो आपको नंबर ऑफ पेन लिफ्ट भी इस केस में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल यूनिवर्सल है वो फर्स्ट फिंगर, आपकी ये मिडिल फिंगर का टिप, ठीक है, और थंब, ये आपकी नॉर्मल ग्रिप है। दिस इज योर बट मिडिल सर फिंगर, दिस इज योर। उसका जो हैंड राइटिंग है ना हाँ वो जी। क्लियर है, बहुत क्लियर है और हाँ, अच्छा भी लग रहा है। यार जी मैं क्लियर आपको रहेगा दिखा रहा हूँ। बिकॉज, हाँ, आप शेयर कीजिए उसकी फोटो खींच के। ओके सर। ठीक है, आप एक चीज नोटिस कीजिए ना, वो पर्सन जो है उस हैंडराइटिंग मूवमेंट को बाय बर्थ लिखता आ रहा है उसी फ्लो में, तो वो उसकी एक स्पेशलिटी है। अब आप और मैं अगर इस फ्लो को ट्राई करेंगे, डेफिनेटली वो नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो नहीं लिख, मैं साइन भी नहीं कर पाऊंगा, जो मेरी बेसिक मूवमेंट है वो भी क्लियर नहीं आ रही है। बट आप इस तरीके से अगर बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्लियर रहेगी। ठीक है, अभी आपने पेन पकड़ने का, आपने लेफ्टी और राइटी की हैंड राइटिंग को कंपैरिजन किया है? एक बात बता दूं, लेफ्टी की हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी होती है राइटी से। ये फैक्ट है जो यस सर, बहुत, एकदम क्लियर एंड स्मूथ होती है उनकी। हाँ, क्योंकि देखिए आपका लेफ्ट हैंड सबसे कम काम करता है। ठीक है, अगर तो कैन लेफ्ट आई शेयर हैंड द सिर्फ, स्क्रीन? क्या चीज? शेयर करो पिक्चर स्क्रीन में। हाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। एक्चुअली सर मैं दूसरा मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मेरा वो वाला फोन बंद है। स्विच ऑफ है वो फोन? जी सर। नो प्रॉब्लम, आप इस लेक्चर के बाद जब फोन ऑन हो जाए ना आपका, जी सर। तो वो फोटो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं जो आपको बता रहा था कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपके किस किस काम के लिए आप यूज करते हैं? मोस्टली किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ सुबह के अलावा, राइट? बट रात दिन भर आप अपना राइट हैंड यूज करते हैं। सो अगर जो हाथ को आपके को रेस्ट है, आप उससे लिखेंगे, आपके मसल सारे रिलैक्स हैं, ठीक है, आप उससे अगर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक स्मूथ हैंड राइटिंग जरूर आएगी। ठीक है, और इसीलिए मैंने बोला ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो कहीं आज तक मैंने पढ़ा नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज ऑन माय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, कि जितने भी आपके लेफ्टीज होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उनकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। पेन प्रेशर मैंने आपको बता दिया। 5S कैरेक्टर्स, स्पीड, स्किल। स्पीड आपकी मेमोराइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, तीन तरीके की थी, स्लो स्पीड, नॉर्मल स्पीड और मीडियम स्पीड। उसके अलावा फास्ट एंड डेलिबरेट। फास्ट स्पीड आपकी मिलेगी आपको एग्जाम के पेपर में, ठीक है। नॉर्मल स्पीड आप जब भी कोई रफ नोट्स वगैरह घर पे बनाते हैं तब मिलेगी। स्लो स्पीड आपको कॉपी करते टाइम मिलेगी। स्किल के अलावा स्किल में भी तीन सेम होते हैं, पुअर, मीडियम और नॉर्मल, और सुपीरियर। पुअर होता है अनएजुकेटेड का या बच्चों का, मीडियम होता है ग्रेजुएशन तक का, सुपीरियर होता है आपका जो पोस्ट डॉक किया होता है ना, जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री होती है उनका। दैट वो उन लोगों की स्किल इतनी होती है, उनकी राइटिंग स्मूथ और क्लीन हो जाती है बिल्कुल ही। स्लोप और स्लांट में आपके देखिए तीन आ रहे हैं, स्ट्रेट एंड वर्टिकल, लेफ्ट एंड राइट, मींस फॉरवर्ड बैकवर्ड।
ठीक है, ये आपका होता है। मैं आपको स्लांट की शायद मैंने कल आपको स्लांट की एग्जांपल दी थी। ओके, यहाँ पे ये जो जितने Yes, भी, sir. हाँ, ये जितने भी आपके आ रहे हैं, ये मैंने जिसको सिलेक्ट किया है साइड, ये ठीक है, ये आपकी फॉरवर्ड स्लांट की एग्जांपल है। ठीक है, और बाय मिस्टेक इन द नोट्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट एंड वर्टिकल। ठीक है, ये स्ट्रेट और वर्टिकल की है। ठीक है, और मैं आपको तीनों ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। हाँ, ठीक है, ये आपका ब्लैक पेपर, ये आपकी आ गई फॉरवर्ड स्लांट। ठीक है, ये आपकी ये स्ट्रेट स्लांट, और ये आपकी बैकवर्ड। ये तीनों स्लांट्स आपकी ये है। पेपर मिक्स हो गया है, सॉरी। फॉरवर्ड, बैकवर्ड। सी सिंपल से आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूं इन स्लांट्स के बारे में। अगर आपको याद करना है, मेक अ ट्रायंगल विद द परपेंडिकुलर। ठीक है, आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, आपकी तीनों स्लांट्स आ गई। दिस इज योर फॉरवर्ड, दिस इज योर स्ट्रेट स्लांट एंड दिस इज योर बैकवर्ड स्लांट। बैकवर्ड स्लांट इंसान तब यूज करता है जब वो अपना झूठ में सोचने की कोशिश करता है। ठीक है, या बहुत ही डरा हुआ इंसान होता है। स्ट्रेट नैरो माइंडेड लोग होते हैं। फॉरवर्ड में जिनको कॉन्फिडेंट होता है अपने ऊपर और जल्दी होती है। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं वो ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, shading and thickness to the stroke, same with the pen pressure. Similar to pen pressure is this shading and the thickness. Heavy deposit of ink, same. Spacing, spacing is up to the person's memory और person's writing habit. ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो खुला खुला लिखते हैं। ठीक है, उनकी नॉर्मल स्ट्रेंथ रहेगी एक लाइन में 10 वर्ड्स या 20 12 वर्ड्स। और कुछ लोग होते हैं जो मीडियम में लिखते हैं, लेट्स कंसीडर कि 15 से 20 वर्ड्स की उसमें। वही नैरो स्पेसिंग वाले लोग उसमें लिखेंगे आपके अप टू 30 वर्ड्स तक, वो एक ही लाइन में लेके आ सकते हैं, जो नैरो वर्ड्स वाले होते हैं। और उनके पेजेस जो आप देखेंगे नॉर्मली, शायद आपने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, राइट, 9 से 10 लोगों के शायद। यस सर। हाँ, तो उसमें आप स्पेसिंग को आप नॉर्मली ये विद द नेक्ड आई आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई ऐसा सैंपल है जिसने खुला खुला लिखा हो? सर पेजेंट राइटिंग ना बिफोर राइटिंग? सॉरी, पेजेंट राइटिंग ना बिफोर राइटिंग? पीवीएस राइटिंग ना 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 ना, दोनों? अभी वाली राइटिंग जो है किसने खुला खुला लिखा है? कोई है ऐसा जिसने खुला खुला लिख के दिया हो बढ़िया सा? सर 1 2। आपको अपने 9 सैंपल है आपके पास, राइट? जी सर, ये 10 सैंपल। कितने? 10 हैं। आपको उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। खुली हैंड राइटिंग वाले जिन्होंने बढ़िया खुला खुला लिखा है, एक एक दो दो वर्ड के बाद स्पेसिंग है अच्छी खासी, एक एक वर्ड के बाद बढ़िया स्पेस है। ठीक है, कि अगर वहां पे एड इज एम आर इज भी लिखना हो तो बड़ी प्यार से फिट हो जाए, इतनी स्पेस है। ठीक है, और वहीं सेकंड कैटेगरी आपकी आती है मीडियम स्पेसिंग की, कि अगर वहां पे आपको बीच में एरो लगा के लिखना हो तो एरो बड़े प्यार से बन जाएगा, उतनी स्पेस तो है ही है। ठीक है, वर्ड फिट नहीं होगा बट स्पेस उतनी है कि एरो लग जाएगा। एक है आपकी नैरो स्पेसिंग, थर्ड कैटेगरी। ठीक है, जिसमें क्या है, आपको कुछ भी लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, आपको इन तरीके 3 कैटेगरीज में अपने पेपर्स को डिवाइड करना रहेगा, वो आप नॉर्मली कर सकते हैं। जी सर। है ना, और शायद आपके रिपोर्ट की मुझे वेट रहेगी। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मैं चाहूंगा आपको मिल रहा है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन 10 लोगों की हैंडराइटिंग सैंपल्स। ठीक है,
जी सर। डोंट वरी, अगर देखिए कोई भी सर मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सर मैं तो पर नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा। नहीं कर पा रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जी बताओ। सर, प्रॉब्लम तो पहले से है, कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी एक जगह से शुरू करो जहां तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। देखो अभी तुम्हें जो है स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, वो बाद में बताया जाएगा। पहले जो एनालिसिस पार्ट होता है कि हम एनालाइज कैसे करते हैं उन चीजों को, मैं उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूं। और वो चीजें छोटी छोटी हैं बट प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। उन्हें मैं वो नहीं है कि मैं दिखा दूं और आप लोग सीख जाओगे, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप कितना प्रैक्टिस करते हो उतनी ही वो चीजें मिलेंगी। डॉक्यूमेंट इज द ओनली फील्ड जिसके लिए आप कोई मशीन इन्वेंट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई आपका सॉफ्टवेयर, कोई मशीन आपका का बिल्ट ही नहीं हो सकती। इवन जीनियसेस ने फिंगरप्रिंट तक के लिए आपके सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिए, ठीक है। बट सॉफ्ट फिंगरप्रिंट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड पार्ट, बट फिंगरप्रिंट के लिए भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। बट कभी भी आपने भी बैचलर्स में है, मैं मास्टर्स को भी मुझे 2 साल हो गए करियर में, कंपनी चला रहा हूं, मैंने आज तक डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं देखा इन माई होल लाइफ कि सर इसका मतलब डॉक्यूमेंट। मैन्युअली इसको चलाना पड़ता है, मैन्युअली? आपको जितनी भी रिपोर्ट्स हैं डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन की, सारी मैनुअल ही बनती हैं, ठीक है। इवन अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में लॉयर्स, सम टाइम लॉयर्स आपसे पूछते हैं कि कोई कौन से सॉफ्टवेयर से आप रिपोर्ट बनाते हैं, या आपकी मैनुअल रिपोर्ट को हम क्यों कंसिडर करें, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उससे रिलायबल सॉफ्टवेयर से आप रिपोर्ट बनाइए, ठीक है। तो आपको वहां पे बोल्डली जवाब देना पड़ेगा कि इन द फील्ड ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स कोई भी सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल ही नहीं है और ना ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ठीक है। सर हैंडराइटिंग, हाँ जी पूछो। सर या वो जो एनालिसिस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, क्या फिर आप एक बार हमको भेज देंगे, जो टर्म जो हमको फॉलो करना पड़ता है? इसकी रिपोर्ट राइटिंग के लिए जी सर, जो हम लोग जैसे कि आपने पहले अभी बताया, जो स्पेस स्पेस भी काउंट करना है, तीन तरीके स्पेस। सो हाँ, तो ऐसे और भी। नैरो, नॉर्मल और वाइड, ठीक है। चौथी वेरिएबल होती है, वेरिएबल कुछ ज्यादा ही खुले वाली हो जाती है। अब जैसे मैं इस हैंडराइटिंग की बात अगर करूं, स्क्रीन इज विजिबल राइट, द स्क्रीन इज विजिबल ना। यस सर। यस सर। तो ये जो हैंडराइटिंग है, ठीक है, मैं इसको आपकी वाइड हैंडराइटिंग बोलूंगा, ठीक है। ये खुला खुला लिखा हुआ है, इसमें अगर चाहो तो यहाँ पे इस एरिया में कोई भी वर्ड फिट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वर्ड भी आ सकता है, यहाँ पे भी, ठीक है। इस तरीके से ये वाइड आपकी हैंडराइटिंग है। और यही इसी सैंपल में यहां पे बात की जाए, ठीक है, इस पेज पे, ये पेन प्रेजेंटेशन के नीचे, दिस इज योर नॉर्मल हैंडराइटिंग, है ना। यहाँ पे आप वर्ड फिट नहीं कर सकते, बट एरो लगा के इन बिटवीन इस एरिया में आप वर्ड लिख सकते हैं। और देखिए ये जगह, यहाँ पे आप एरो लगा के दिखा दीजिए, एरो लग सकता है यहाँ पे कहीं पे? नैनो एरो शायद लग सकता है। नहीं, एरो ऐसे नहीं, एरो के बाद आपको कहीं और एक्स्ट्रा स्पेस दिख रही है कि हाँ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस में वर्ड ऐड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे भी वर्ड ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नैरो स्पेसिंग, ठीक है। आपको एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने तीनों सैंपल्स बता दिए, है ना। जी सर। तो ऐसे ही आपको भी एक पेपर के अंदर, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड द स्पेस अवेलेबल, आपको हैंडराइटिंग के अंदर भी वेरिएशंस मिलेंगी, ठीक है। एक होता है ना, बंदा शुरुआत में लिखना शुरू करता है बड़ा खुला खुला, बाद में पता चलता है अरे मेरे को तो 1500 वर्ड को एक ही पेज में लिखना है, दोनों तरफ मिला के। तो वो बंदा क्या करता है फिर मीडियम पे आ जाता है, नहीं वाइड से आपका आता है नॉर्मल हैंड राइटिंग पे,
ठीक है, फिर नॉर्मल के बाद भी देखता है अरे नहीं यार स्पेस तो अभी भी कम पड़ेगी, फिर वो नैरो पे आ जाता है। नॉर्मली आप लोग भी अपनी कॉपी जब चेक करेंगे ना अभी, तो इतना बता दूं, पेजेस के एंड में जो पेज का आपका बॉटम होता है, वहां पे आपको नैरो हैंडराइटिंग का डेमोस्ट्रेशन आपकी खुद की हैंडराइटिंग में मिल जाएगा, क्लास नोट्स जो आप चेक करेंगे तो। ठीक है, अलाइनमेंट एज वही, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और ये अनइवन, लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे है, लाइन के ये लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर और लाइन पर, तीन हो गए आपके। अनइवन मींस उखड़ा बिखड़ा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी लाइन पे, इस तरीके से है। ठीक है, अब आई टर्म रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज आता है कि आपने जैसे द वर्ड है, मैं इसी द वर्ड की अगर एग्जांपल लूं, यहाँ पे द वर्ड, ठीक है, इतने से एरिया में है, और उसके बाद द कहाँ है, ये रहा, नहीं यहाँ पे फर्क है। ओके चलो, एक ही लाइन में मिल गए मुझे दो द, एक ये द है, ठीक है, हायर द मूवमेंट, उसके बाद एक ये द है। आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कुछ? देखिए अब मैं यहाँ की अगर आपको बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूंगा दोनों की वर्ड फॉर्मेशन। इज माई माउस पॉइंटर विजिबल टू ऑल? यस सर। तो यहाँ पे जो वर्ड फॉर्मेशन है देखिए बिल्कुल सेम, टी की दोनों उसमें सेम है, इसमें भी नीचे ये निकली हुई है टिंग, और इसमें भी यहाँ पे पेन स्ट्रोक बाहर की तरफ निकला हुआ है, बॉटम टुवर्ड्स लेफ्ट आपका पेन स्ट्रोक निकला हुआ है दोनों टीज में। ठीक है, यस सर। उसके बाद जो टी को कट करने वाला आपका स्ट्रोक है, शुरुआती हैवी है यानी कि पेन प्रेशर है, उसके बाद पेन प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, सेम विद दिस द यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप एच की फॉर्मेशन देखिए, एच की फॉर्मेशन दोनों में सिमिलर है ना, कॉन्टिन्यूटी दोनों में है। उसके बाद ई की फॉर्मेशन दोनों की सेम है, इवन द साइज इज डिफरेंट बट द स्ट्रोक कॉन्टिन्यूटी and the number of strokes are same in both of the thus. This is how we are going to make the inter comparison report, कि एक ही जो एक पेपर के ऊपर ये जो पूरा पेज है, ठीक है, द पेज नंबर विच स्टार्ट विद द 0.5 रिलेटिव साइज, ये पूरा पेज एक ही पर्सन ने लिखा है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन के बिहाफ पे मैं ये रिपोर्ट दे पाऊंगा सिर्फ। ठीक है, यस सर। उसके बाद आप इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, जैसा मैंने बोला। ठीक है, हेडिंग्स, बंदा हेडिंग किस तरीके से दे रहा है। ठीक है, जैसे देखिए हेडिंग, उसके बाद डॉट्स है, सेमीकोलन है, और उसके इसको उसने डिफरेंट कलरिंग से यूज किया हुआ है। ठीक है, सारे पेपर में ऐसा ही है। तो जितनों पे उसने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही पर्सन के हो सकते हैं। ठीक है, बट और गाइस सॉरी, मैं आपको एक बात सबसे पहले बता दूं, कभी भी आप हैंडराइटिंग कंपैरिजन की रिपोर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं दे सकते। ठीक है, आपकी जो भी आप रिपोर्ट लिखेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, वो आपकी रिपोर्ट होगी अप टू 90% ओनली। ठीक है, या अगर आप ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं तो मैक्स टू मैक्स आप उसे 95% तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई आपका एग्जाम आता है, कोई इंटरव्यू में आप बैठते हैं इन फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो ये ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको अपना ही एक एक्सपीरियंस बताता हूं। ठीक है, मेरे से किसी ने पूछा था, ठीक है, कि क्या आप को अगर मैं दो सिग्नेचर कंपेयर करने के लिए दूं तो क्या आप उसकी 100% एक्यूरेट रिपोर्ट बना सकते हैं? इतना कॉन्फिडेंस है आप में? द पर्सन इज ट्रिगरिंग द क्वेश्चन टू माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, बट आई हैव टू गिव द आंसर इन अ साइंटिफिक मैनर। ठीक है, आप ट्रिक समझे इस चीज की, इस क्वेश्चन की? वो मेरे कॉन्फिडेंस को चैलेंज कर रहा है, बट जो मुझे आंसर देना था वो साइंटिफिक तरीके से देना था,
कि सर आई एम एबल टू मेक द रिपोर्ट, आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ मेकिंग द रिपोर्ट, बट जो रिपोर्ट है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं बन सकती है। इफ द बोथ द सिग्नेचर्स ऑफ द सेम पर्सन, तो उनकी जो मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो 90 to 95% सेम मैच कर जाएंगे, अगर दोनों सिग्नेचर एक ही पर्सन के हैं तो। ठीक है, यही चीजें कोर्ट ऑफ लॉ में भी आपको ध्यान में रखनी है। यही चीजें आपको वाइल इंटरव्यू, जब भी कोई इंटरव्यू में जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो ये चीजें जरूर पूछी जाएंगी। सिग्नेचर पे पूछ लें, हैंडराइटिंग के ऊपर पूछ लें, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूछ लें, तीनों सेक्टर। फिंगरप्रिंट के ऊपर आप 100% एक्यूरेसी के ऊपर बोल सकते हैं, बट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मैनुअल रिपोर्ट्स आर देयर, आप 100% नहीं बोल सकते। ठीक है, और एज अगर आप में से कोई भी बच्चा इन फ्यूचर प्राइवेट करियर अपना शुरू करता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो सामने वाले पर्सन ने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट बनाई है, आप उसे डॉक्यूमेंट्स के केस में गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, हो सकता है वो पर्सन अपनी जगह सही हो और आप अपनी जगह। ठीक है, तो अनटिल और अनलेस देयर इज अ क्रॉस, आप दोनों का क्रॉस एग्जामिन नहीं होता है कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट में आप दोनों एक्सपर्ट सामने खड़े हो, आपने उसको अपने फंडामेंटल एग्जामिनेशन बेसिक्स बताए, उसने आपको बताए, उसके बिहाफ पे आपने दोबारा एग्जामिनेशन किया, उसके एग्जामिनेशन प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए, और उसने आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस को फॉलो अप, फिर आपका कंक्लूजन अगर सेम आता है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ उसकी रिपोर्ट सही है या गलत है। अदरवाइज आप नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का हो सकता है वे ऑफ एग्जामिनेशन अलग हो, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, दोनों के जो आप दोनों ने जो ऑब्जर्व किए हैं वो चीजें अलग हो। ठीक है, एज डॉक्यूमेंट्स आर द वेरी सेंसिटिव केस। ठीक है, एज आपको याद हो तो आयुष शाह जो एडवोकेट्स आए थे हमारे साथ, उन्होंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जो है करोड़ों में भी केस डॉक्यूमेंट्स के आते हैं, है ना, चेक फॉर्जरी, चेक बाउंस। ठीक है, इस तरीके से जो है करोड़ों में भी केसेस आते हैं, और उस केस में क्या होता है, पेनल्टी जो होती है, पुनिशमेंट जो होती है वो बहुत हाई होती है। तो इस तरीके से हमें उन चीज का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी रिपोर्ट बने वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। ठीक है, इन चीजों को फॉलो अप करते हुए ही आपको रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद बात करते हैं, हेडिंग की हो गई हमारी बात, पेट वर्ड्स और प्रीफेसेस। ठीक है, जैसे द नॉर्मली होता है राइटिंग के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइजेशन, ये नॉर्मली क्या आपकी प्रीफेस और हैबिट होती है। ठीक है, और कुछ वर्ड आपको कॉमन मिलते हैं। ठीक है, लेट्स कंसिडर द ग्रामर वर्ड्स, ऑफ, इज, एम, आर, द, ये आपके पेट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट आपको पेट वर्ड्स में टाइप भी कर देता हूँ, जितने मोस्ट कॉमनली जितने यूज किए जाते हैं वो है इज, एम, आर, द, ऑफ, और कौन से हैं, ऑन, ठीक है, दे, सॉरी, वी, हैव, हैड, ये वर्ड्स हैं जो कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं हैंड राइटिंग के अंदर। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो सॉरी, मुझे हिंदी की टाइपिंग यहाँ पे नहीं आती है ऑन लैपटॉप। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही आपके ही, था, हम, ठीक है, मैं, इनकी फॉर्मेशन को देखना होता है आपको कि ये आपके वर्ड्स कॉमन है, और रिपीट भी होते हैं कि लाइन के अंदर भी कई बार आपका मैं आ गया, हम आ गया, इस तरीके से ये वर्ड्स आपके रिपीट भी होंगे। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखते हुए एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे आपको कॉमनली रिपीटेड वर्ड्स या कॉमनली यूज्ड वर्ड्स के ऊपर ही बनानी होती है। अगर इसमें देखिए गाइस, दो तरीके के केस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑल्ट्रेशन का। ऑल्ट्रेशन के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ऑल्ट्रेशन क्या होता है, किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल्ट्रेशन के केसेस में क्या होता है, आपको पूरा एक ही पेज होता है, उसी के अंदर ऑल्ट्रेशन की गई होती है, और आपको इंटर पेज का ही कंपैरिजन, जिसे हम इंट्रा कंपैरिजन बोलते हैं, इंट्रा कंपैरिजन करके बताना होता है कि ये पर्सन, ये हैंड राइटिंग जो एक पेज के ऊपर है वो एक ही पर्सन की है या नहीं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर इंट्रा कंपैरिजन। ठीक है,
और अगर आपको दो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इनका कंपैरिजन करना है, तो दिस इज योर इंटर कंपैरिजन। ठीक है, सो आपके जो ये डॉक्यूमेंट में दोनों तरीके के केस आते हैं। अब हमारी आने वाली क्लासेस में आपको ऑल्ट्रेशन ऑब्लिटरेशन बताया जाएगा, वो सारे आपके इंट्रा कंपैरिजन का पार्ट है। और जो आपका हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन है और जो आपका सिग्नेचर एग्जामिनेशन है, इसमें दोनों टाइप के केसेस आते हैं, आपका इंटर कंपैरिजन भी इंट्रा कंपैरिजन भी। इंटर कंपैरिजन में क्या है, मोस्टली आपका फॉर्जरी हो गया, चेक कॉपी हो गया, सिग्नेचर कॉपी हो गया, ट्रेस्ड सिग्नेचर्स हो गया, ठीक है, ट्रेस्ड हैंडराइटिंग हो गई, ठीक है, उस तरीके के आते हैं। कार्बन का पेपर इज योर ट्रेस्ड सिग्नेचर, कार्बन पेपर के जरिए जितना भी आप लिखते हैं दैट कम्स अंडर योर ट्रेस्ड राइटिंग। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप एग्जामिनेशन करते हैं, जब भी आप अपना कहीं भी जाते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है कि आपको एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर भी रिपोर्ट बनानी पड़ जाती है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन ने लिखा है या इसमें भी ऑल्ट्रेशन है, इसमें भी एडिशन हो सकती है। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। गाइस, किसी का कहीं पर भी कोई डाउट आए पूछ सकता है। आई एम राइटिंग दिस लाइन, आई एम माधव गोयल। ठीक है, माय क्वालिफिकेशंस। ठीक है, ये मैंने इतनी आपकी लाइन लिखी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, I have my another source of writing, no। ठीक है, ये मेरी हैंड राइटिंग, मेरे सिग्नेचर्स। ठीक है, बट मैंने क्या किया, ये पेपर मैंने किसी को दिया कि जाओ भाई इसे पोस्ट कराओ, ये मेरा एप्लीकेशन है। ठीक है, आई ट्रस्ट दैट पर्सन, बट वो पर्सन आज से मुझसे बैर कर रहा है, तो यहाँ पे वो कुछ भी अपना एड ऑन कर अगर करता है, ठीक है, आई वॉन्ट टू डाई, उसने इतनी सी लाइन ऐड करी, सिग्नेचर अब भी मेरे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंटिन्यूटी अकॉर्डिंग टू अ कॉमन मैन, ये सारी वर्डिंग मेरी हुई, हाँ या ना गाइस? यस। हाँ, तो अब जो फॉरेंसिक मैं क्लेम करूंगा कि ये राइटिंग मैंने नहीं लिखी है, एक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इसका मुझे करना है, अगर ये लीगल डॉक्यूमेंट होगा, तो उस केस में क्या है, आप जब भी एग्जामिनेशनल रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, तो आपको इंट्रा कंपैरिजन करना है दोनों लाइंस का, कि क्या दोनों लाइंस जो है मैंने लिखी है या किसी और ने लिखी है, या ये लाइन मेरी है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका आता है प्रोसीजर, एक आप मेरी बैकअप हैंड राइटिंग जो होती है, जिसे हम बोलते हैं बैकअप हैंड राइटिंग। ठीक है, टर्म्स और भी हैं आपके कॉलेज में, टीचर्स आपको कुछ और रेकमेंड करेंगे। सी दिस इज माय टर्म्स जो मैं अपनी कंपनी में यूज करता हूं, जब भी हम लीगल केस के लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम उसे कंसिडर करते हैं बैकअप हैंडराइटिंग, जो आपकी पहले की लिखी हुई हैंडराइटिंग होती है, आपके पिछले 5 साल तक की हैंडराइटिंग को हम बैकअप हैंडराइटिंग में कंसिडर करते हैं, कि आपकी जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है आपकी हम बैकअप हैंडराइटिंग से कंपेयर कर रहे हैं। एक आपकी आती है स्पेसिमन हैंडराइटिंग, स्पेसिमन जो हम विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट हम सस्पेक्ट की बनवाते हैं कि ये वोकैबुलरी है, आपको हम डिक्टेट करेंगे या आपको हम लिख के दे रहे हैं, आपको इसे बनाना है। मोस्टली इन केसेस में हम डिक्टेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉपी में देख के लिखने में राइटिंग बहुत चेंज आती है, बट जब हम डिक्टेट कर रहे होते हैं तो इंसान को हियर से, जैसे हम बोलते हैं हियर से, वैसे ही होता है आपका हियर राइट, सुन के लिखना, है ना। हियर से होता है आपका सुनी सुनाई बात को बोलना, आपका हियर राइट होता है सुनी सुनाई बात को लिखना, तो हम हियर राइट बोलते हैं उसे। ठीक है, आपके हियर राइट के बिहाफ पे स्पेसिमेंस बनवाए जाते हैं सामने। वहां पे क्या होता है, आपके कोर्ट ऑफ लॉ में मजिस्ट्रेट होता है, आपके लीगल जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जज का रीडर हो गया, ठीक है, वकील हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, वो सब अवेलेबल होते हैं, उनके सामने ही ये सारे डॉक्यूमेंट स्पेसिमेंस बनवाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो तरीके के सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को हम दोनों तरीके के सैंपल से मैच करते हैं। ठीक है, इस केस में मैं और मेरा पीए दोनों सस्पेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, ये जो हैंडराइटिंग रहेगी
हमें लेट्स कंसीडर बैकअप हैंडराइटिंग के मैंने दोनों का एक एक सैंपल लिया, ठीक है, और स्पेसिमेन मैंने दोनों से, हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने दोनों से एक एक बनवाया। तो अब एक एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसको इस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को इन चारों डॉक्यूमेंट से मैच करना रहेगा, ठीक है। चारों डॉक्यूमेंट से जब मैच करोगे उसके बाद आप एक फाइनल रिपोर्ट बनाओगे कि हाँ जी हमारी फाइनल रिपोर्ट है कि ये हैंडराइटिंग में इतनी लाइन जो है इसने लिखी है, इतनी लाइन इसने लिखी है। अगर डिफरेंट आती है, अगर पूरा डॉक्यूमेंट एक ही पर्सन का लिखा हुआ है, जैसे आपका कंक्लूजन है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है, तो आप बोलेंगे द होल राइटिंग अवेलेबल ऑन द डॉक्यूमेंट इज रिटन बाय अ सेम पर्सन एंड विच इज similar appears to be similar with the handwriting of the person। स्पेसिमेन 1 है तो S1, स्पेसिमेन 2 है तो S2, उस तरीके से जो भी आपकी आगे कोडिंग है, ठीक है, उसके हिसाब से आप प्रोसीड करेंगे। हाँ जी, मैं आपको इसका दोबारा बता देता हूँ। द हैंडराइटिंग अवेलेबल ऑन द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट is appeared to be similar with the handwriting available on the specimen S1 #S2 और #B1 #B2, जो हमारे अपने स्पेसिमेंस या बैकअप हैंडराइटिंग को जो भी आप नॉमेनक्लेचर देते हैं उस हिसाब से होता है वो, ठीक है। appears to be similar और seems to be similar, कभी भी is similar डायरेक्टली मत लिखिएगा वरना उल्टा के हिसाब पे भी हो सकता है, ठीक है। फॉरेंसिक्स है तो होता है हैंडल विद केयर वाली चीजें हैं हमारे फील्ड में, ठीक है। लोग आपको बचाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है। आपकी बैंड बजाने के लिए पहले आपको लोग मिलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? नो सर। तो आपको कल के लिए क्या करना है, जो आपके 10 वर्ड्स हैं जो आप निकाल लेंगे अपनी उसमें से, जितने भी वर्ड्स मिले, ठीक है, उनकी वर्ड फॉर्मेशन चेक करनी है। उसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले आता है आपका स्पेसिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ राइटिंग, जो कि आपको नॉर्मली चीजें विजिबल हो। ये आपको दो चीजें आपको उन 10 वर्ड्स के अंदर ऑब्जर्व करनी है। इतना काम आप कल कर पाएंगे कल तक? यस सर। ठीक है, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं। कल आपका आएगा सिग्नेचर के अंदर। सिग्नेचर के अंदर क्या है, चीजें सेम है बट सिग्नेचर क्या होता है। अब जैसे एक मैं आपको अपने 3 सिग्नेचर्स दिखाता हूँ, 3 नहीं सॉरी मैं 4 ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिए आज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। 4 सिग्नेचर्स दिखाई दे रहे हैं किसी को? सबको दिखाई दे रहे हैं? हाँ। यस सर। ठीक है, मैं एक 5वां भी करने जा रहा हूँ। मेरे को याद आ गया, मेरा जो 10th के सिग्नेचर होते थे मुझे वो भी याद आ गए, ठीक है। ये मेरे 5 सिग्नेचर्स हैं, दिस इज ऑफ माय 10th, ठीक है। उसके बाद ये मेरे 12th तक रहे। ये मेरे जो है मास्टर्स डिग्री में आके जो मेरे सिग्नेचर्स बने थे वो थे। एंड दीज आर माय सिग्नेचर्स जो मैं सर्टिफिकेट पे डालता हूँ। या ये मेरे जो सिग्नेचर 3rd नंबर पे हैं, ये आप बोल सकते हैं बैंक सिग्नेचर्स हैं। ये मेरे सिग्नेचर्स जो मैं प्रोफेशनली ऑन सर्टिफिकेट्स डालता हूँ। और ये मेरे वो सिग्नेचर्स हैं जहाँ पे मुझे कोडिंग करनी होती है, जहाँ पे मुझे अपनी स्टैम्प मार्क छोड़नी होती है, मैं वहां पे करता हूँ, ठीक है। तो एक ही पर्सन के 5 सिग्नेचर है और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स हर सिग्नेचर में डिफरेंट है, कॉन्टिन्यूटी एंड राइटिंग सब में डिफरेंट है। तो इसीलिए सिग्नेचर कंपैरिजन को हमने अलग बनाया है कि सब सिग्नेचर कंपैरिजन के नाम पे भी आपको हम जो है हैंड राइटिंग की इन डिटेल जो डेप्थ होती है कि आप सिग्नेचर के अंदर क्यों स्पेशली आपको सिग्नेचर क्या है। सिग्नेचर इज अ वेरी सेंसिटिव एग्जामिनेशन। आप हैंडराइटिंग के केस में आपने गलती कर दी, दैट इज टू बी नेगोशिएबल, नेग्लिजिबल, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको जज कुछ नहीं बोलेगा अगर आपकी गलती कोर्ट में पता भी चल जाती है तो, बिकॉज दैट इज हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन, कोई इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट द डेथ नोट्स। सुसाइड नोट्स के केस में सेंसिटिव होता है वो मैटर भी, बट सिग्नेचर्स इज द पर्सन्स आइडेंटिटी, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट सिग्नेचर की, जो मेरे कीवर्ड सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, या अगर मेरे जो हैं मैं बात करूं एक सिग्नेचर और है, ठीक है, ये सिग्नेचर की जिसमें एम एंड जी वर्ड इन्वॉल्व कर रहा है, दिखाई दे रहे हैं सबको? ये सिग्नेचर विजिबल है सबको? दिस वन। इस तो ये वर्ड, ये सिग्नेचर बहुत, अगर आप रेयरली खोजने जाएंगे ना बाहर भी, एक्सेप्ट द माय सिग्नेचर्स, ये आपको कॉमनली सिग्नेचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एम और जी से स्टार्ट होने वाले नाम बहुत हैं। गोयल सरनेम, गर्ग सरनेम, ठीक है, जी पे यही दो सरनेम है, और उसके अंदर, ठीक है, एम वर्ड से कितने ही नाम मिल जाएंगे आपको, राइट? तो उन सबका सिग्नेचर, ये जो की सिग्नेचर है, ये सबके ऑलमोस्ट सबके कॉमन एंड सिमिलर जाएंगे। तो दैट इज व्हाई सिग्नेचर एग्जामिनेशन इज अ क्वाइट सेंसिटिव एरिया देन हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही। आपका टास्क, शायद मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, वैसे 2 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको 10 वर्ड्स खोजने हैं, 10 कॉमन वर्ड्स इन बोथ द हैंडराइटिंग सैंपल्स, ठीक है। उसके बाद उनमें आपको स्पेसिंग देखनी है, ठीक है, उनका रिलेटिव साइज कि कितने एरिया में वो दोनों पेपर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, एक में इतना है तो दूसरे में भी क्या इतना ही है या उससे बड़ा या छोटा है, ठीक है। ये चीजें आपको कॉमन फैक्टर्स, नोट्स देखिए सबके पास अवेलेबल हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं बोल सकता कि मेरे पे रिटर्न नहीं था, मेरे पे नोटिस, मैंने ये चीजें नोट नहीं की थी, इसीलिए मैंने नोट्स पहले भेजे हैं, ठीक है। आपको नोट्स के अंदर ध्यान रखते हुए चीजें एग्जामिन करके लानी है। जितने पॉइंट आप लेके आएंगे, जितने वर्ड्स के जितने पॉइंट, और कल मैं हर एक से एक एक क्वेरी एक्सपेक्ट करूंगा कि हर एक की एक एक क्वेरी जरूर आएगी, क्योंकि हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन एंड द सिग्नेचर एग्जामिनेशन इज नॉट इजी थिंग, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्वेरीज पूछेंगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एंड शाहिद, वन मोर थिंग फॉर यू, आपने बोला उस पर्सन की हैंडराइटिंग अलग है, राइट शाहिद? यस सर। तो आपने बोला उस पर्सन की, युगांडा पर्सन की हैंडराइटिंग जो है वो अलग है, ठीक है। तो आपसे जो है मैं कल उसी की रिपोर्ट एक्सपेक्ट करूंगा, उसी की, युगांडा वाले की, ठीक है। ओके सर। ओके, आज के लिए इतना ही गाइस, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। माय माइक इज ऑफ फ्रॉम नाउ, आपको जो भी डाउट है आप अपना पूछिए, देन आई एम गोइंग टू आंसर एंड देन आई एम गोइंग टू रिप्लाई। No doubt to anyone. So thank you for joining today's session. आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। एंड कल सबसे पहले मैं आप लोगों की रिपोर्ट्स देखना चाहूंगा, ताकि सी गाइस, मैं नहीं चाहता कि आप आए, अटेंड करें और बिना सीखे चले जाएं, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आपको वैलिडेट वो फायदा मिले। बाकी मैं कल कंटिन्यू जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, कुछ जानना चाह रही हैं आशिमा आप? अमीशा, सॉरी। No, sir. Okay, so thank you for today's joining today's session. See you on tomorrow on the same time.